चले। नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम जानेंगे पॉलिटी के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक रहेगा हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर, फेडरल सिस्टम। दरअसल ये हम अपने संविधान की जो विशेषताएं देखते हैं, तो हम संविधान की विशेषताएं देखेंगे अपने यहाँ पर। और एक इनमें से एक टॉपिक रहेगा संघीय व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको यहाँ पर देखेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में। तो फेडरल सिस्टम में हम देखेंगे बेसिकली क्या है, क्या क्या इसकी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्या क्या इसके जो है गुण होंगे, क्या क्या इसमें कमियां होंगी, क्या क्या सारी प्रॉब्लम्स होंगी। भारत में हमने कौन से मॉडल को अपनाया है, किस तरह से हमने सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अडॉप्ट करा है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये अप्रोच अगर मैं बात करूं, तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम इसको किस किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखो, हमारा चाहे ये यूपीएससी सीएससी एग्जाम हो हमारा, या फिर हमारा कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स में जहां भी हम पॉलिटी पढ़ने के लिए, हमें पॉलिटी पढ़ने, अपने जो भी टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस एज वेल एज ये जो हम देखेंगे इस टॉपिक को, इंटरव्यू, यानी कि एक पूरे इंटीग्रेटेड वे में 360 एंगल से हम अपना पूरा इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटी हमारा जो सब्जेक्ट एक ऐसा है कि इसमें हमारा कंपैरेटिव स्टडी करने का स्कोप हमारे पास बहुत अच्छा रहता है। यानी कि एक टॉपिक को हम दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां भी स्कोप हमें मिलेगा, जहां भी पॉसिबल होगा। उसके साथ ही हम ये लोग ये भी देख रहे होंगे कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ही, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारा ऐसा है कि यहाँ पर हमें जो वर्ल्ड के या फिर अदर कंट्रीज के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हमें जो है कंपैरिजन करना होगा। क्योंकि जो कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो हम अपने यहाँ के कंट्री में, अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे, और उनको हम कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के अदर, जहाँ भी हमारा जरूरत होगी, जहाँ भी हमारा पॉसिबल होगा, जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ पर हमें इनका कंपैरिजन करना है। क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी करने से एक हमें 360 एंगल से, एक अप्रोच से, उस तरीके से एक इंटीग्रेटेड वे में हमारा टॉपिक पूरा तैयार होता है। साथ ही हम ये भी देख रहे होंगे कि इस टॉपिक से यूपीएससी ने अब तक कहाँ कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे क्वेश्चन बनने का स्कोप हो सकता है। और वो जो क्वेश्चन बनने का स्कोप रहेगा यहाँ पर इस टॉपिक से, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीलिम्स में यहाँ से अगर बात करें तो यूपीएससी सीएससी ने जो है पिछले लगभग 5 सालों में कई बार रिपीटेड मोड पर लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे हैं। मेंस में भी यहाँ से जो इसका जो क्लासिकल पार्ट है, यानी कि जो स्टैटिक पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से एग्जैक्टली। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हम इसको कहाँ से किस तरह से आगे यहाँ पर पढ़ रहे होंगे चीज़ों को, तो हम आगे बढ़ते हैं, सीधी सी बात है। अब देखते हैं यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था है, इसका क्या मतलब है, इसका एक हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, ये एक बेसिकली एक प्रकार का, जब हम शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि शासन व्यवस्थाओं का जो मॉडल कैसा होता है, हम किसी देश में देखते हैं, तो उन शासन व्यवस्थाओं के मॉडल को देखने के क्रम में, यानी कि ये एक जो संघीय प्रकार होता है हमारा, यहाँ पर हम एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार होती है, और जो क्षेत्रीय स्तर पर गवर्नमेंटें होती हैं, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर कैसे, जो कि हम प्रांतों के बारे में देख रहे होते हैं, तो राष्ट्रीय सरकारें और यहाँ पर जो हमारी प्रांत की सरकारें होती हैं, उन सरकारों के बीच में रिश्ता कैसा है, उन सरकारों के बीच में रिलेशन कैसा है, उनके बेसिस पर हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि संघीय व्यवस्था जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे शासन संचालन के जितने प्रकार होते हैं, जितने हम उनको उनके बारे में उनका कैटेगराइजेशन देख सकते हैं, उनके बारे में हम उनका वर्गीकरण देख सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को, यानी कि शासन व्यवस्था को समझने का एक तरीका हो सकता है हमारा ये, कि जो हम ये जो हमारी राष्ट्रीय सरकारें हैं और जो हमारी क्षेत्रीय सरकारें हैं, उनके संबंधों का नेचर कैसा है, उसके आधार पर हम यहाँ पर चीजों को पढ़ रहे होंगे। और वो एक हमारा प्रकार होता है हमारा, जो मैंने बताया, फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम में क्या होता है, देखो, अब जब हम शासन संचालन के आधार पर जो क्षेत्रीय और हमारी राष्ट्रीय संबंधों के, इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, सरकारों के बारे में, तो दो प्रकार निकल के आते हैं हमारे शासन संचालन के या फिर गवर्नमेंट के। यहाँ पर पहले प्रकार की बात करी गई है, जिसे बोलते हैं हम एकल या फिर एकात्मक सरकार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। अब ये यूनिटरी गवर्नमेंट के भी हम कुछ फीचर आगे देख रहे होंगे, लेकिन बेसिकली मेन फोकस होगा हमारे यहाँ पर फेडरल पे। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं यहाँ पर यूनिटरी को भी करना चाहूंगा, बिकॉज हम इन दोनों को कंपेयर करके ही पढ़ेंगे, और जब ये मॉडल दोनों के बारे में बात करता है, तो दोनों अपनी चीजों को हम यहाँ पर अप्रोच को देख रहे होंगे। देखो, यूनिटरी मॉडल में क्या होता है, यूनिटरी मॉडल जो एकात्मक सरकार होती है, हमारी एकल सरकार होती है, तो बेसिकली यहाँ पर हम कैसे देख रहे होते हैं, मैंने बताया राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र सरकार हमारी जो होती है केंद्र स्तर पर, और जो प्रांतों के संबंध में हम यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर देख रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ पर हो जाएगी राज्य सरकार। अब जब हम पहले यूनिटरी मॉडल यानी एकात्मक सरकार के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो यूनिटरी मॉडल है, ये जो एकल या फिर एकात्मक सरकार है, इसमें क्या चीजें देखी जा रही हैं, या फिर क्या ऐसी विशेषताएं इसमें हमें देखने को मिलेंगी। तो देखो, हम इसमें अगर विशेषताएं देखने को मिलेंगे, तो देखो, अगर जब हम ऐसा एक हम बात करें, तो एक जो शासन संचालन का एक हम ऐसा
पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, तो देखो यूनिटरी की बात करेंगे तो ये तो हमारा फेडरल का हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे जब यूनिटरी मॉडल की बात करेंगे तो सबसे टॉप पे क्या होता है, यूनिटरी मॉडल में जो केंद्र सरकार है उसके हाथ में सारी ताकतें हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में एक ही जगह में। एकात्मक इसी को इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि एकात्मक सरकार का मतलब ये है कि सारी ताकतें सारी शक्तियां जो है हमें केंद्र सरकार के हाथ में, जो कि हमारी राष्ट्रीय सरकार है सॉरी, उसके हाथ में हमें देखने को मिल रहे होंगे। अब देखो यहां पर एक बात यह है कि केंद्र के अधीन ही होंगी हमारी राज्य सरकारें, हो सकती हैं नहीं भी हो सकती, दोनों बातें। रीजन क्या है, रीजन बिंग कि यहां पर जो केंद्र सरकार है सारी ताकत तो इसी के हाथ में होगी। अब केंद्र सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कितनी ताकत दे, राज्य सरकारों का गठन कैसे होगा, किस तरीके से उनको शक्तियां मिलेंगी, क्या क्या वो काम कर सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरह डिपेंडेंट होंगी यूनिटी मॉडल में राज्यों के अधीन। ये चीजें होती हैं बेसिकली एकात्मक में। तो ये थोड़ा सा एकात्मक का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो ये जो संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखो संघीय व्यवस्था में क्या होता है ना, यहाँ तो हम देख रहे थे टोटली कंप्लीटली यहाँ पर केंद्र सरकार जो थी वो टॉप पे थी, यही सब कुछ डिसाइड कर रही थी कि हमें राज्यों को कितनी शक्तियां देनी है, क्या चीजें करनी है, क्या काम करना है। लेकिन यहाँ पर जो संघीय सरकार में क्या होता है, संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके द्वारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मेंशन होती हैं, कहाँ कहाँ मेंशन है हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो भारतीय संविधान के द्वारा जो है केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार को क्या शक्तियां होंगी वो दी गई हैं, यानी कि केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं वो अपने डोमेन में सारी चीजें कर सकती है, उस बारे में कानून बना सकती है, शासन का संचालन कर सकती है। उसी तरह से जब हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर इनके बारे में राज्य सरकारों के बारे में, तो संविधान ने जो जो शक्तियां हमारी राज्य सरकारों को दी हैं उसके अकॉर्डिंगली राज्य सरकार अपना शासन का संचालन यहाँ पर कर रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ संघ सरकार के, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मान लीजिए जैसे हम पिरामिड बनाते हैं ना, तो टॉप पे हो जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं तो इस स्तर पर हम बोल सकते हैं हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे यहाँ सरकार का शासन संचालन का। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि मान लीजिए जो अभी हम बात कर रहे हैं संघीय सरकार में, तो मैं कह रहा हूं संविधान द्वारा शक्ति का विभाजन, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैमिली के तौर पर हम अपने जो लोकल डेली लाइफ है हम उसके तौर पर बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारी एक फैमिली है और फैमिली में हम बात करेंगे तो फैमिली में हमारे एक मान लीजिए पिता हैं, और वो पिता कौन हुए, संविधान। फैमिली में यानी कि संविधान एक पिता हुआ, और संविधान में घर के दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा कौन, केंद्र सरकार, बड़ा बेटा कौन, केंद्र सरकार, और एक छोटा बेटा कौन, मतलब दूसरा बेटा कौन, राज्य सरकार। अब जो पिता है यानी कि जो संविधान है उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि बड़े बेटे को मैं ये काम दे रहा हूं, छोटे बेटे को मैं ये काम दे रहा हूं। यहां पर तो ये चीज थी कि केंद्र के अधीन था राज्य, सब कुछ ये, यहां ऐसी कंडीशन नहीं है। यहां पर यानी कि जो पिता नाम का जो हमारा संविधान है उसने क्लियरली चीजों को मेंशन करा है कि भाई राज्य को क्या क्या काम करना है और जो है केंद्र को क्या क्या काम करना है। दोनों की शक्तियां, दोनों की जो पावर है वो दोनों चीजें अलग अलग क्लियरली डिफाइन है, और दोनों अपने अपने डोमेन में स्वतंत्र हैं, दोनों अपने अपने डोमेन में अपने तरीके से जो है शासन का संचालन करते हैं। ये संघ सरकार का बेसिकली एक आदर्श मॉडल होता है। अब ये भारत के मॉडल के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, भारत के मॉडल के बारे में अभी हम आएंगे, वहां पर देखेंगे कैसे कैसे सारी चीजें चलती हैं, इंडिया में कौन सा मॉडल हमने अपनाया है, कैसे कैसे सारी चीजें इंडिया में वर्क करती हैं। ठीक, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि यूनिटरी में और फेडरल में क्या क्या अंतर होता है। सारी चीजों को हम अभी डिटेल से देखेंगे, बस अब यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देख रहे थे। बात करें तो संघ शासन का जो हमारा जो एक शब्द है, ये संघ शासन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक फोइडस हम इसको बोलते हैं, एक जो लैटिन शब्द होता है हमारा, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है फोइडस, और इसका मतलब होता है संधि या समझौता। अगेन मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो सारी डिटेल्स हम देख रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ये एक आदर्श संघ की हम बातें कर रहे हैं, ना कि हम भारत के मॉडल की बात कर रहे हैं। भारत के मॉडल पर अभी हम आएंगे। तो फोइडस के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर। फोइडस का मतलब जो लैटिन भाषा से लिया है, इसका मतलब है संधि या समझौता, यानी कि संघ का बेसिकली आइडियली अगर हम बात करें तो संघ का मतलब होता है कि यानी कि जो केंद्र और राज्य हैं वो सहयोग और समन्वय के साथ एक दूसरे से चलते हैं, यानी कि संधि के साथ, यानी कि सबके बीच में समझौता होगा इनके, और उसके साथ ये आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पर ये कहने की कोशिश करी जा रही है। तो ये एक परिचय हो गया। अब हम बात करते हैं कि अपनाने के कारण,
यानी कि मान लीजिए अगर हम कहें भारत में हमने जो संघीय व्यवस्था है, ऑल्दो हम बात करेंगे अभी, हम फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि भारत में हमने क्वासी जो फेडरलिज्म है उसको अपनाया है, उसके भी अपने अलग रीजन है। लेकिन हमने फेडरल व्यवस्था थी इसको क्यों अपनाया, हमने यूनिटरी को क्यों नहीं अपनाया, इसके अपनाने के क्या कारण थे, हमारे संविधान निर्माता क्यों चाहते थे कि हम इसी को अपनाएं? तो इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है देश का वृहद आकार। यानी कि आप जानते हैं भारत की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी देख लें, ज्योग्राफिकली आप देख लें तो भारत तो एक बहुत बड़ा देश है। अब इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे लोगों को अगर एक ही यूनिटरी सरकार में क्या होता कि केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्तियां चली जाती हैं, सब कुछ जो करता केंद्र करता। यानी कि अगर हम ये मान लें अभी प्रेजेंट के टाइम पे देख लें तो दिल्ली में बैठ के नागालैंड और मणिपुर हर तरीके के लिए यहाँ से डायरेक्शन दिए जा रहे हो तो वहां का शासन ऐसे चल रहा होता। ये यूनिटरी में प्रॉब्लम होती। संघीय व्यवस्था को अपनाने का रीजन ये था कि भाई अगर मान लीजिए इतने कहते हैं ना भारत में कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, तो यानी कि हर एक राज्य का अपना अलग कल्चर है, हर राज्य की अपनी अलग सामाजिक विशेषताएं हैं। तो हमने इन दोनों को इसलिए अलग अलग रखा कि हर राज्य अपने अकॉर्डिंगली चीजों को अपना पाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राष्ट्रीय स्तर पर बैठी हुई सरकार पूरे देश के लिए एक जैसा बना दे। अब क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, आप जान लीजिए नॉर्थ में अगर हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर नॉर्थ के बारे में हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली का और हम बात करें तो नागालैंड का, या फिर हम बात करें नीचे कर्नाटक का, या बात करें हम केरल का, सबका कल्चर एक जैसा है। डाइवर्सिटी अलग अलग है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ऐसा हम फेडरल मॉडल लेके आते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम रखेंगे, और लेकिन जो हम राज्य हैं उनको भी शासन संचालन का वहां पर उनको अवसर देंगे ताकि वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है शासन का संचालन कर सकें। तो ये एक रीजन था हमारे यहाँ फेडरल जो ये मॉडल था इसको अपनाने का। अब बात कर लेते हैं, अब शुरुआत होती है हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो क्या कंडीशन है हमारे संघीय व्यवस्था की, हमारे भारतीय संविधान में क्या जो स्टेटस है इनका, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है संविधान में संघ जो शब्द है ना, इसकी स्थिति क्या है। ये जो संघ शासन शब्द है इसका मतलब तो हमने जान लिया कि फ्यूडस था, वो सारी चीजें थी आइडियली। लेकिन अगर भारत के बारे में हम जाने तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान में कहीं भी जो संघ नाम का जो शब्द है ना, ये संघ नाम का शब्द आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और एग्जैक्टली इसी लाइन से हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या भारतीय संविधान में कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नहीं किया गया, ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी अगर हमें कहीं एग्जाम में मिल जाए कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का यूज नहीं किया गया है, तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा कभी कथन कारण के रूप में या स्टेटमेंट 1 2 3 के रूप में अगर कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, संघ शब्द का यूज भले ही नहीं किया गया लेकिन आर्टिकल 1 में एक चीज बोली जाती है। अनुच्छेद 1 हमारे भारतीय संविधान क्या क्या कहता है कि जो हमारा भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अब ये लाइन से यहां से डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। नॉट ओनली यूपीएससी के साथ साथ वेरियस स्टेट पीसीएस लाइक आपका यूपी पीसीएस हुआ, आपका बिहार पीसीएस हुआ, और भी वेरियस पीसीएस एग्जाम भी यहां से इस आर्टिकल 1 से लाइन टू लाइन असर्शन और रीजन के रूप में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 के रूप में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और ये हॉट टॉपिक रहता है यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने का कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है यहां से क्वेश्चन आता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन में 2 स्टेटमेंट आएंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा ये रहेगा कि भारत राज्यों का संघ का मतलब ये है कि जो भारत का संघ है, जो हमारे भारत का संघ है ना, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ध्यान रखेंगे, कोई समझौते का परिणाम नहीं है। मैंने बताया था कि जहां भी पॉसिबल होगा हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, तो यहां हम कंपेयर करेंगे यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां क्या सीन है, वहां हम जानते हैं कि वहां पर 50 हमारे स्टेट हैं, 50 प्रांत हैं, प्रोविंस हैं 50 वहां पे। तो 50 स्टेटों में क्या होता है, वहां पर जो वहां का जो यूएसए का जो फेडरल बना था, यूएसए का जो संघ बना था, तो वहां पर जितने भी 50 राज्य थे वो सारे इकट्ठे हुए, उन सब ने समझौता किया और वो बोले कि चलो भाई अब हम एक संघ बनाते हैं। तो यूएसए के बारे में ये सीन, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि यूएसए में जो हमारा संघ है वो राज्यों का समझौते के द्वारा बनाया गया संघ है। लेकिन भारत में जो संघ बनाया गया है वो राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत अच्छे से। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि भारत का जो संघ है वो राज्यों के बीच हुआ समझौते का परिणाम नहीं है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जितने भी राज्य हैं हमारे 28 और 8 यूटी, इन सारे राज्यों और यूटी को जो हमारा संघ बना हुआ है ना, मान लीजिए ये एक हमारा संघ बना हुआ है, इसमें हमारे सारे 28 8 ये राज्य और ये यूटी ये बसे हुए हैं। पहली इंटरप्रिटेशन ये हुई संघ की। दूसरी इंटरप्रिटेशन होगी कि इनमें से एक भी राज्य या फिर यूटी को जो संघ व्यवस्था नाम का ये गोला है, इससे किसी को बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि इस संघ में से एक भी बाहर नहीं
निकल सकता, और ये दोनों इंटरप्रिटेशन से ही एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसको हमने देख लिया कि अनुच्छेद हमारा क्या कह रहा है। अगला हम बात करेंगे इंडिया का संघीय मॉडल क्या है, हमारे भारत में कौन से संघीय मॉडल को अपनाया गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। तो ध्यान रखेंगे, भारत में जो संघीय मॉडल अपनाया है ना, उसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से क्वासी फेडरलिज्म, यानी कि अर्ध संघ भी बोलते हैं हम। अब हम इस चीज को ये भी देख रहे होंगे कि भाई कौन से विद्वान ने कौन सी हमारे फेडरलिज्म के बारे में, भारत के फेडरलिज्म के बारे में क्या चीज बोली है, राइट। तो हम देखेंगे कि हमारे भारत में जो मॉडल अपनाया गया है ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। यानी कि जो कनाडा का संघीय मॉडल था उसी मॉडल को हमने अपने भारतीय संविधान में अपनाया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कनाडा का मॉडल क्या है। कनाडा के मॉडल के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ध्यान रखेंगे, कनाडा में जैसे हम बात कर रहे हैं, दो टीयर पे हम बात कर रहे थे, यहाँ होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। इन दो टीयर पर जब हम बात कर रहे थे कि इनमें होता क्या है, फेडरल का सिंपल सा मतलब ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आइडियल फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, यानी कि केंद्र को और राज्य सरकार को, जो हम आदर्श संघ की बात करते हैं, यहाँ पर बराबर शक्तियां मिलती हैं। और यूनिटरी में मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसको ज्यादा ताकत मिलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट इनके अधीन होती है। ये सिंपल सी बात थी। अब कनाडा का जो मॉडल हमने अपनाया वो उसमें ऐसी क्या चीज थी, तो उसमें क्या था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उस सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यों के मुकाबले थोड़ी ताकतें ज्यादा दी गई थी, ठीक है। और यानी कि जो शक्तियों का झुकाव है ना वो केंद्र सरकार की ओर ज्यादा है। उसके पीछे का भी रीजन है, मान लीजिए जो हमारे राज्य थे उनको हम बात का भी देखेंगे कि जो हम 7वीं अनुसूची का मैं आपको वर्णन बताऊंगा वहां पर चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अभी उसको डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। तो बेसिकली हम ध्यान रखेंगे हमारा जो मॉडल हमने कहां से लिया है, हमने इस मॉडल को कनाडा से लिया है। अगला हम बात करते हैं तो हमारा जो संविधान की संघीय विशेषताएं भारतीय संविधान की, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो यूनिटरी विशेषताएं होंगी उनके बारे में हम बात कर लेंगे। यहां पर हम बात करेंगे द्वैध राज पद्धति, पहली विशेषता हमारे भारतीय संविधान की। तो द्वैध राज पद्धति क्या होगी हम उसको देख लेते हैं। द्वैध राज पद्धति में मैंने आपको बताया था कि एक हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और क्षेत्रीय स्तर पर हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब द्वैध राज पद्धति में हमने क्या किया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार होती है उसमें हमने राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण मामले जो विषय हैं उनको डाला गया है, ठीक है। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें जो हमने क्षेत्रीय विषय हैं उन क्षेत्रीय विषयों को हमने यहाँ पर डाला है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विषय कौन कौन से हो जाएंगे, तो राष्ट्रीय विषय में देख सकते हैं आप जैसे रक्षा जैसे मामले, डिफेंस का मामला हुआ, विदेशी मामले, ठीक है, राइट, और मुद्रा के मामले, ठीक है। अगला हम देख सकते हैं, आप मुद्रा के साथ देख सकते हैं आप संचार जैसे मामले। तो यानी कि जो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए जो जरूरी मामले हैं उन मामलों को हमने राष्ट्रीय सूची में डाला है। साथ ही जब हम क्षेत्रीय मामलों की बात करेंगे तो क्षेत्रीय मामलों में हम देखते हैं क्या आ जाएगा, जैसे हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जैसे पुलिस का मामला, शांति कानून व्यवस्था का मामला, ठीक है, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई स्वच्छता की बातें, ठीक है, लैंड भूमि के मामले, ये सारी चीजें। तो यानी कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, साफ सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ क्या सारी चीजें होनी चाहिए, यानी कि जिनको क्षेत्रीय स्तर पर मेंटेन किया जाना चाहिए उनको हमने यहां पर रखा है, ठीक। तो ये एक जरूरी ये भी था कनाडा वाले मॉडल को अपनाने का कि मान लीजिए भाई अब सीधी सी बात है, कल को अगर देश में कोई ऐसी अलगाववादी स्थितियां पैदा होती हैं, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति थी, नागालैंड में कई बार सेपरेटिज्म जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, पंजाब में कई गतिविधियां हमें ऐसी देखने को मिलती हैं। तो कनाडा वाले स्ट्रॉन्ग मॉडल को हमने इसलिए अपनाया क्योंकि केंद्र सरकार का, मान लीजिए मैंने भी बताया था इतने सारे इस संघ के अंदर ये इतने बच्चे हैं, मान लीजिए इतने स्टेट हैं, इतनी शाखाएं हैं, तो इन इतनी सारी शाखाओं को कंट्रोल करने के लिए जब आवश्यकता पड़े, इनको एकजुट बनाए रखने के लिए एक मजबूत और सशक्त केंद्र की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा इस जो कनाडा का फेडरल मॉडल है इसको अपनाया जाता है, ठीक। द्वैध राज पद्धति ये नाम की जो हमारी विशेषता होती है, इस विशेषता को हमने अच्छे से देख लिया, कैसे ये काम करती है, क्या क्या इसके फीचर होते हैं, इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा लिखित संविधान, यानी कि हम जानते हैं, हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये एक फीचर भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी कि भारतीय संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो अभी जो हमारा जो मूल संविधान होता है, जिस टाइम पर हमारा संविधान लिखा गया था, 395 395 अनुच्छेद होते हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं और 22 भाग होते हैं।
लेकिन इन प्रेजेंट आज के टाइम पे इसमें 448 अनुच्छेद हैं। अब बोलेंगे आप ये कहाँ से आए, तो ये संशोधनों के द्वारा है। संशोधन कैसे होंगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। 12 अनुसूचियां, यानी कि 4 एक्स्ट्रा प्लस अनुसूचियां ऐड हो गई। 4 अनुसूचियां कहाँ से आई? 8 अनुसूची की बात मूल में करी जा रही थी। 9वीं अनुसूची आपका पहला संविधान संशोधन होता है 51 में, उसके द्वारा जोड़ी गई, जो कि हमारा जो आपके लैंड रिलेटेड मामले हैं, यानी कि 9वीं अनुसूची में ऐसे मामले डाल दिए जाते हैं जिनका गवर्नमेंट जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती, और जो आपके लैंड वगैरह से रिलेटेड मामले थे वो उसमें डाले गए थे इनिशियल स्टेज में। ठीक, उसके बाद 10वीं अनुसूची की हम बात करेंगे तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल के प्रावधानों को इसमें ऐड करा गया। 11वीं अनुसूची की आप बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन आपका आता है 92 में, यहाँ पर हम बात करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे PRI हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको इसमें शामिल करा जाता है। 12वीं अनुसूची की आप बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची सेम यहाँ पर जो 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 वाले टाइम पे, तो यहाँ पर आपके जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि नगर पालिकाएं, महानगर निगम वगैरह, ये सारी चीजें इनको ऐड करा जाता है। भागों में कोई कैसा भी चेंज नहीं हुआ। तो ये सारे फीचर देख लिए हमने, हमारा जो संघीय मॉडल है इसके एक ये जो पॉइंट था इसके बारे में। अगला हम देखेंगे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई शक्तियों का विभाजन कैसे, जो राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं केंद्र सरकार को दिए जाएंगे, और राज्य स्तर के मामले हैं यानी कि जो क्षेत्रीय मामले हैं वो राज्य सरकार को दिए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं तो शक्तियों के विभाजन के, देखो अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में कितनी है टोटल 12 अनुसूचियां। इन 12 अनुसूचियों में से एक आती है आपकी 7वीं सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है 3 अनुसूचियों का वर्णन करा गया है। पहली आपका संघ सूची, दूसरी आपका राज्य सूची, तीसरी आपकी समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची में ऐसे जो राष्ट्रीय मामले थे जो मैंने आपको कई एग्जांपल बताए थे, जैसे विदेश हुआ, वित्त हुआ, मुद्रा हुआ, रक्षा हुआ, उनको संघ सूची में डाला गया। और जितने भी मामले थे संघ सूची में, उन पर कानून बनाने की शक्ति किसको थी? केंद्र सरकार को। और ये संविधान के द्वारा निर्मित थी। ध्यान रखिए मैंने जो बताया था कि पिता नाम का संविधान है, उसने एक बड़े बेटे को जो ये ताकत दी थी। तो संघ में उस टाइम पर कितने, संघ सूची में कितने 97 विषय जो है मूल संविधान था उस टाइम पे डाले गए थे। प्रेजेंट डेट में 98 विषय हैं इसमें। अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची क्या होता है? राज्य सूची में जितने भी विषय, यानी कि उस टाइम पर कितने थे 66, आज के टाइम पे कितने हैं 59। तो राज्य सूची में जितने विषय थे उन पर कानून बनाने की शक्ति केवल, ध्यान रखेंगे, केवल हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनको ये शक्ति प्राप्त है, ध्यान रखना है। तीसरा आएगा हमारा जो संवर्ती सूची। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। संवर्ती सूची के बारे में बात करेंगे, जितने विषय हमारे संवर्ती सूची में थे, यानी कि कितने, मूल संविधान में 47 है और अभी प्रेजेंट में 52 है। तो इन 52 विषयों पर प्रेजेंट के टाइम पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, यानी कि संवर्ती सूची है, कॉमन है, इस पर इसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना रहे होते हैं। लेकिन इस यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है जो अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा विषय है, कोई एक ही विषय है जिस पर कानून बना दिया गया हो दोनों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी, अब इन दोनों में टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून लागू होगा? तो ध्यान रखेंगे यहां पर केंद्र सरकार का कानून है वो डोमिनेंट होगा राज्य सरकार के ऊपर। रीजन बीइंग कि हमने केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर बनाया है। और अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कनाडा के मॉडल से। कनाडा के मॉडल का जो फेडरलिज्म हमने अपनाया, वहां पर रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर हमने केंद्र सरकार को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। यही रीजन है कि यहां पर ये सारी चीजें दिखाई देने को मिलती है। एक है अवशेष शक्तियां, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 248, यहां पर इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। देखो अब मैंने आपको 3 सूचियां तो बता दी कि संघ में जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, संवर्ती के विषय पर दोनों कानून बनाएंगी। अब कुछ मामले ऐसे भी तो हो सकते हैं जो इन तीनों में से किसी में भी उल्लेखित ना हो, कहीं भी नहीं बताया गया हो उनके बारे में, तो उन पर कानून कौन बनाएगा? उन पर कानून बनाएंगी आपकी केंद्र सरकार। ध्यान रखेंगे अवशेष शक्तियों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। रीजन बीइंग अगेन वही कि हमने केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करी है, केंद्र सरकार को हमने ज्यादा शक्तियां दी हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा हमने जो है कनाडा का मॉडल अपनाया है, जहां पर हमें जो राज्यों की अपेक्षा में जो केंद्र सरकार है उसको ज्यादा ताकतें देनी थी। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता।
संविधान की सर्वोच्चता ये एक जो हमारा जो फेडरल सिस्टम होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होते हैं उनमें से एक होता है। मतलब क्या है संविधान की सर्वोच्चता? संविधान की सर्वोच्चता का मतलब सिंपल सा है कि भारत के शासन में संविधान सबसे ऊपर होगा। चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कार्यपालिका हो और विधायिका हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, सबका सारे कानूनों का संचालन, सारे शासन का संचालन हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा होगा। द रीजन बिहाइंड इट कि अब देखिए हम इसको जो फिर से हम कंपेयर करेंगे एक देश ब्रिटेन के साथ में। पहले हम ब्रिटेन में क्या देखते हैं, ब्रिटेन में कैसा सिस्टम है कि वहां पर ज्यादा ताकतवर कौन है, वहां पर संप्रभु संसद की बात करी जाती है। ब्रिटेन की संसद यानी कि वहां पर कुछ भी कर सकती है, जो संसद चाहे कुछ भी कर सकती है। और एक वाक्य प्रचलित है ब्रिटेन की संसद के बारे में कि ब्रिटेन की संसद सिवाय एक पुरुष को स्त्री और एक स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा ब्रिटेन की संसद को इतनी ताकत प्राप्त है कि वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हम लोग जानते हैं कि भारत में जो हमारी कार्यपालिका है यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, फिर चाहे हमारी विधायक आए कोई ऐसा कानून बनाए कि वो अगर संविधान के जो बेसिक प्रावधान है, संविधान की जो मूल आत्मा है, अगर वो उसके अपोजिट में जाते हैं या फिर वो उसका किसी भी हद तक उल्लंघन करते हैं, तो ध्यान रखेंगे हमारे भारतीय संविधान में जो जुडिशरी है वहां पर न्यायिक समीक्षा की बातें आ जाती हैं। यानी कि यहां पर जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं। न्यायिक समीक्षा भी कई बार हम इसको बोल देते हैं और कई बार हम इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी बोल देते हैं। दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना है। यानी कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जाती है जिससे संविधान का उल्लंघन होता है, तो कोर्ट क्या करेगा, जो हायर जुडिशरी होगी, जो कि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जिसमें आ जाएंगे, वो उस नीतियों को या फिर उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देंगे, शून्य घोषित कर देंगे। तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता, वहां की जुडिशरी को इतनी ताकत नहीं है, वहां की संसद कुछ भी कर सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि संसद जो चाहे वो कानून बना दे। अगर आपने देखा भी होगा कि बार बार जो टकराव चलता रहता है कि संसद कुछ कहती है लेकिन उस जो जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। बहुत सारे एक्ट, बहुत सारी पॉलिसी जैसी आई भी हैं, प्रेजेंट में भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे चल रहे हैं। एनीवेज, तो ये मतलब होता है कि संविधान की सर्वोच्चता है हमारे भारत में। कठोर संविधान, भारत के संविधान को कठोर संविधान क्यों बोला जा रहा है? देखिए, कठोर संविधान यहां पर इसलिए बोला जा रहा है ये क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है ना, इसको संशोधित करना, इसका जो संशोधन है ना, इसको संशोधित करना इतना आसान नहीं है। अब जब बात संशोधन की आती है तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि कैसे कैसे संशोधित कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 है, इसके अंतर्गत संशोधनों की बात करी जाती है। और जब संशोधन बेसिकली अगर यूजुअली हम नॉर्मली बात करें तो भारतीय संविधान में 3 तरह से हम संशोधन देख सकते हैं। 3 तरह से संशोधन कौन से होंगे? पहले प्रकार के जो संशोधन होंगे उनमें हम देखते हैं कि वो नॉर्मली सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधन कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, जो सामान्य बहुमत के द्वारा जितने भी भारतीय संविधान में संशोधन होंगे उनको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं काउंट करा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादातर जो भी संविधान के मामले हैं, जितने ज्यादातर प्रोविजन हैं, उन सारे प्रोविजंस को आर्टिकल 368 के तहत ही संशोधित करा जाएगा और वो विशेष बहुमत से संशोधित करे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत इतना आसान नहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है कि कठोर संविधान है। इसके लिए नहीं बोला जा रहा, इसके लिए तो यूनिटरी विशेषता आ जाएगी यहाँ पे इसके। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो विशेष बहुमत से संविधान के ज्यादातर प्रावधान है उनको जो है अमेंडमेंट करा जाएगा। विशेष बहुमत क्या होता है? तो जो भी सदन है हमारा, यानी कि संसद में संशोधन होगा संविधान का, तो जो भी सदन है उसकी कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान देने वाले जो मेंबर हैं उनका 2/3, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। दूसरी कंडीशन इसमें होता है। तीसरी कंडीशन एक होती है जो हमारे संघीय मामले होते हैं संविधान में, अगर उनका हमें संशोधन करना है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर विशेष बहुमत यानी कि जो ऊपर वाला था इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, प्लस संघीय मामलों के लिए जो आधे राज्य हैं हमारे, उन आधे राज्यों के विधान मंडल से भी अनुमति की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो वो आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुमति सामान्य बहुमत के थ्रू आती है। तो ध्यान रखना, एक तो विशेष बहुमत ऊपर वाला इतना हार्ड था, अब ऐड कर दिया गया आधे राज्यों की भी सहमति चाहिए। तो ये एक इतने यानी कि संघीय विशेषता जैसे मामलों में संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं है, इसलिए सारी चीज बोली जा रही थी, कठोर संविधान, ठीक है। अगला हम बात करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है? यानी कि जो न्यायपालिका के बारे में हम बात करेंगे तो मैंने बताया था ना न्यायिक समीक्षा में कि कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कि स्ट्राइक डाउन जैसी चीजें कर कंडीशन बनती है जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, तो वहां पर न्यायपालिका उन सारी चीजों को देख सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है, यहाँ पर इसको कई बार हम एकीकृत न्यायपालिका भी बोल देते हैं, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका तो हम देख लेंगे, ये तो हमारा यूनिटरी वाला जो यूनिटरी वाली चीजें पढ़ेंगे हम इसको तब देख लेंगे। अभी हम स्वतंत्र न्यायपालिका वाली जो फीचर है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बात करी जा रही है कार्यकाल की सुरक्षा।
तो यानी कि जितने भी हमारे जजेस हैं ना, उनको कार्यकाल की सुरक्षा भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है। उनको बहुत आसानी से मनमाने तरीके से रिमूव नहीं किया जा सकता। एक प्रॉपर कदाचार, साबित कदाचार होना चाहिए सदन में, बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रोसेस होता है, उसके बाद ही उनको हटाया जा सकता है। दूसरा, उनकी जो सेवा की शर्तें होती हैं, ऐसे सारे मामले होते हैं, उनको जब अपने कार्यकाल पे हैं तो उनकी सेवा शर्तों जैसे मामलों में कमी नहीं की जा सकती, उन सारी चीजों को डाउन नहीं कराया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। तो ये बोलते हैं कि हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल ही एक तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना जो संविधान है उसके अकॉर्डिंगली काम करती है हमारी यहाँ पे न्यायपालिका। द्विसदनीय विधायिका एक अगेन हमारा फीचर होता है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब ये होता है, हम बात करते हैं हमारा जो उच्च सदन होता है उसको हम बोलते हैं राज्यसभा, यहाँ की जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा। और ये कहाँ पर, यहाँ पर जो मेंबर आते हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं, जिसको हम राज्यों की सभा बोलते हैं। और जो निम्न सदन बोलते हैं, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोकसभा। ये यानी कि जनता का सदन होता है। अभी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, हम जानते हैं लोकसभा के। तो 2 सदन हैं और दोनों सदनों में लोग कैसे कैसे चुन के आते हैं, किस तरह से, यानी कि डबल यहाँ पर हमारी जो सदन की बात होती है। तो ये तो हमने भारतीय संविधान में फीचर देख लिए थे हमारे संघीय व्यवस्था के। अब क्योंकि जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था हम थोड़ी सी यूनिटरी भी, क्योंकि कंपैरिजन वाला ही मामला ये शासन पद्धति का हमारा, तो यूनिटरी के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारी यूनिटरी विशेषताएं होंगे हमारे भारतीय संविधान की, वो ऐसी क्या क्या कौन कौन सी विशेषताएं, उन फीचर्स को देख लेते हैं। ठीक है, एकात्मक विशेषताओं में, तो एकात्मक विशेषताओं में जो है मैंने आपको बताया था, एकात्मक विशेषताओं में जो हमारी होती थी, मैं आपको जब स्टार्टिंग में बता रहा था एकात्मक विशेषताओं में क्या हो रहा था कि केंद्र सरकार सुप्रीम पे बैठी हुई थी, टॉप पे बैठी हुई थी, इसके अधीन आ रही थी हमारी जो है राज्य सरकार या फिर प्रांत आ रहे थे। ठीक है, यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखे मैथ्स के फॉर्म में, तो केंद्र बड़ा हो रहा था यहाँ पर राज्यों से। ठीक है, जबकि जो हमारा आइडियल फेडरलिज्म बताया था मैंने, वहां पर आपको केंद्र और राज्यों की कंडीशन बिल्कुल बराबर बताई थी, शक्ति का विभाजन संविधान के द्वारा। लेकिन भारतीय संविधान क्योंकि क्वासी हम बोलते हैं इसको फेडरलिस्टिक, तो इसलिए हम इसकी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फीचर मिक्स मिलेंगे हमें दोनों के। तो भारतीय संविधान में अभी जो हमने बात करे थे वो तो हमारे संघीय मॉडल की विशेषताएं थी। अब हम बात कर लेते हैं जो एकात्मक शासन की विशेषताएं कौन कौन सी मिलती हैं। तो सशक्त केंद्र बनाया है हमने, क्यों बनाया है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सशक्त केंद्र बनाया है तो उसको हम प्रूव कैसे करेंगे, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या होंगे, रीजन क्या होंगे। अभी हमने बात करी थी केंद्र सूची, तो केंद्र सूची जब मैं आपको बता रहा था तो ध्यान होना चाहिए आपको कि केंद्र सूची में जो विषयों की संख्या है वो राज्य सूची की विषयों से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि कानून बनाने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो केंद्र सरकार को ज्यादा मिल रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो केंद्र सूची में जितने विषय डाले गए हैं, जितने मामले डाले गए हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामले हैं, यानी कि राज्यों की अपेक्षा ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मामले हैं वो केंद्र सूची में डाले गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार हमारी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगला रीजन कि सशक्त केंद्र क्यों है, मतलब कैसे हो सकता है, तो संवर्ती सूची। संवर्ती सूची मैंने आपको बताया था कि दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों में टकराव होता है तो वहां पर कानून किसका हावी होगा, किसका कानून डोमिनेंट होगा, वहां पर केंद्र सरकार का कानून डोमिनेंट हो जाएगा। उसी प्रकार अवशेषी शक्ति मैंने आपको बताई थी कि जो ना राज्य सूची में है, ना केंद्र सूची में है, ना ही संवर्ती सूची में है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। तो इन सारे तर्कों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सशक्त केंद्र है और ये एक कैसी व्यवस्था है, ये हमारे जो संविधान की एक एकात्मक विशेषता है, उसको हमारा जो है परिलक्षित करती है। अगला हम देखते हैं राज्य अनस्वर नहीं है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, अनस्वर यानी कि इसका मतलब ये है जिसका नाश ना किया जा सके, यानी कि जो उसका मिटाया ना जा सके, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। तो राज्य को मिटाया नहीं, यहां पर बोलते हैं राज्य अनस्वर नहीं है, यानी कि अनस्वर नहीं है का मतलब ये है नश्वर है। सिंपल से इसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि नश्वर है। नश्वर का मतलब ये है इनको मिटाया जा सकता है, लेकिन यूएसए में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पर राज्यों को मिटाया नहीं जा सकता इस तरह से अगर हम देखें तो। लेकिन हमारे यहाँ अगर बात करें तो हमारे यहाँ राज्यों को मिटाया जा सकता है, लेकिन संघ के बारे में छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। संघ एज इट इज जैसा है बना रहेगा, किसी को भी बाहर भागने का कोई अधिकार नहीं है। तो राज्य नश्वर नहीं है, इसका मतलब क्या है, राज्यों को जो राज्य अनश्वर नहीं है, नश्वर है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में, आर्टिकल 2 में तो हम बात करते हैं संघ में नए राज्यों के प्रवेश के बारे में, लेकिन आर्टिकल 3 में हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 हमारा जो होता है, आर्टिकल 3 में क्या होता है, एक राज्य है, कुछ एरिया एक राज्य से लिया, कुछ एरिया 2 राज्यों से लिया, या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों से कुछ एरिया लिया, एक नया राज्य की स्थापना कर दी, यानी काट फाट करके हमने एक नया राज्य उन्हीं से तोड़ ताड़ के एक नया राज्य बना दिया। अगला राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तो ये सारे परिवर्तन हम कैसे कर रहे हैं, संविधान के द्वारा, और उसको भी बहुत सामान्य बहुमत के द्वारा हम कर देंगे, सिंपल से बहुत आसानी से कर देंगे। तो यानी कि राज्यों में हम राज्यों को मिटाया जा सकता है, तोड़फोड़ करी जा सकती है। तो ये एक विशेषता कैसी हो जाएगी, एकात्मक विशेषता हो जाएगी हमारे संविधान की। अगला हम बात करेंगे एकल संविधान।
भारत में एक ही संविधान है और उसी संविधान में जितनी सारी विशेषताएं दी गई हैं, जो कुछ बताया गया है उसी संविधान में, उसी संविधान के अनुसार ही हमारे राज्यों को भी शासन का संचालन करना है, केंद्र सरकार का भी संचालन होना है, सारी चीजों का संचालन उसी के अकॉर्डिंगली होना है। ऐसी बात नहीं है कि राज्यों के लिए अलग से हमारा संविधान हो और केंद्र सरकार के लिए अलग से संविधान हो। ऑल्दो 370 जब हमारा एग्जिस्टेंस में था तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन अब वो स्थिति भी खत्म हो चुकी है। अब हमारा जम्मू कश्मीर में भी हमारा जो एक ही संविधान है वो लागू हो रहा है, वो कंडीशन भी नहीं है। अगला, संविधान का लचीलापन। जब मैं आपको संविधान का संशोधन बता रहा था 3 तरीके से होता है, तो एक तो यहां पर था बीच वाला विशेष बहुमत था, यहां पर अगला था विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले वाला बताया था कि जो मैं पहले जानता हूं, कुछ जो ऐसे भी हमारे प्रावधान होते हैं भारतीय संविधान में जिनको हम सामान्य बहुमत से चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो लचीलापन के बारे में बात करेंगे, तो यानी कि जो पहला पॉइंट था हमारा, बात कर रहे थे कि सामान्य बहुमत के द्वारा जिन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, तो वो हमारा एक लचीलापन जो बात करेंगे वो हमारा एकात्मक यानी कि यूनिटरी विशेषता थी हमारे भारतीय संविधान की, पहली बात। दूसरी बात, संविधान संशोधन केवल केंद्र सरकार के द्वारा करा जाएगा। यूनिटरी का मतलब ये हर जगह केंद्र सरकार पावरफुल आपको होनी चाहिए, वो यूनिटरी विशेषता हो जाएगी। क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था है या संघीय व्यवस्था नहीं है, और आपको 5 ऑप्शन दे देगा और उनमें से आपको छांटने होंगे। अगेन इसी तरह से एकात्मक में से भी क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी एकात्मक विशेषता है, कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है, कई ऑप्शन दे देगा, वो आपको छांटने होंगे। तो एकात्मक में आपको एक चीज पकड़नी है कि केंद्र सरकार है वो पावरफुल होनी चाहिए, और संघ में आपको ये चीज पकड़नी चाहिए कि इक्वली चीजें वहां पर होनी चाहिए केंद्र और राज्य दोनों के बीच में। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे संशोधन केवल केंद्र सरकार के द्वारा करा जा रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, हम जानते हैं जो संविधान संशोधन विधेयक जो बिल होता है हमारा, वो केवल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी राज्य में जो राज्यों के विधानमंडल है वहां पर उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। और सेम स्टेटमेंट से कई बार आप जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, एग्जाम्स देखते हैं, पीवाईक्यू वगैरह देखते हैं, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं इमरजेंसी की, आपात प्रबंधन में। जो आपात उपबंध हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे दिए गए हैं भारतीय संविधान में, उस टाइम पे क्या होता है, संघीय ढांचा एकल ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। होता क्या है, जब भी इमरजेंसी लगती है, कितने प्रकार से लगती है अभी बताऊंगा, लेकिन इमरजेंसी में हम बताते हैं क्या होता है कि इमरजेंसी में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से टेक ओवर कर लेती है राज्य सरकारों को, और राज्यों के बारे में सारे डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सारे डिसीजन दी, ठीक है। वहां पर जो अगर मैं बात करूं, जो पहला हमारा आपातकाल लगेगा वो आर्टिकल 352 के थ्रू लगता है, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। 3 बेसिस पर लगेगा, किन किन बेसिस पर, युद्ध के आधार पर लग सकता है, राष्ट्रीय युद्ध के आधार पर, या फिर बाहरी आक्रमण के आधार पर लग सकता है, और अगला तीसरा जो हमारा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग सकता है। सशस्त्र विद्रोह था, इसको पहले ये आंतरिक अशांति हुआ करता था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया था। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो जब ये इमरजेंसी लगेगा तो सिंपल सी बात है, सारी जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी उन पर ताकत बनाने की, इन तीनों आधार पर अगर इमरजेंसी लगती है 352 के थ्रू, तो सारे राज्यों के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल जाएगी, केंद्र सरकार को। अगला इमरजेंसी हम बात करेंगे जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, ये हमारा आर्टिकल 356 के तहत है। इसमें क्या है, अगर राज्यों का शासन का संचालन संविधान के अनुरूप ना हो रहा हो वहां पे, तो फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो राज्य सरकारें होती है उनको टेक ओवर कर सकती है, इसको बोल देते हैं। तीसरा आता है आपका आर्टिकल 360, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी कि भारत की जो हमारी वित्तीय स्थिरता है वो अगर खतरे में आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लग सकता है 360 के अकॉर्डिंगली। अब तक ऐसा कभी नहीं हो पाया, होपफुली कभी हो भी ना ऐसा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राज्यों की जितनी वित्तीय आवश्यकताएं हैं उन पर कौन वो सारे बिल रिजर्व करे जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि केंद्र का नियंत्रण बढ़ गया वहां पर। और जैसे ही केंद्र का नियंत्रण वहां पर बढ़ेगा, केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होगी, उसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा हमारा कि वो यूनिटरी विशेषता हमारी हो जाएगी। तो इस तरह से सारे फीचर्स को देखा। ऑल्दो हमारे जितने भी फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे फीचर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक इंट्रोड्यूस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारा जो फेडरल मॉडल है उसको समझना। अगला हो जाएगा हमारा एकल नागरिकता। अगर जब इसके बारे में हम देखते हैं ना, तो हम कंपेयर करते हैं यूएसए से। यूएसए में क्या होता है, हर एक व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होती हैं। एक तो यूएसए के फेडरल की नागरिकता यानी कि वहां के संघ की नागरिकता, और दूसरे उनके स्टेट की नागरिकता, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क में का कोई निवासी है, तो उसके पास 2 नागरिकता होंगी, एक तो न्यूयॉर्क की नागरिकता होगी, एक यूएसए की नागरिकता होगी। पर क्या आपने कभी भारत में सुना है कि एक यूपी के व्यक्ति के पास यूपी की नागरिकता और एक इंडिया की नागरिकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है और सभी व्यक्तियों को एक ही नागरिकता यानी कि एक भारत की नागरिकता मिल रही होगी। दैट्स इट। अगला हम बात करेंगे एकीकृत न्यायपालिका।
वहां पर देखो मैं न्यायपालिका की जब स्वतंत्रता आपको बता रहा था वो हमारा हो रहा था, जो फीचर हो रहा था वो हमारा फीचर हो रहा था संघीय जो व्यवस्था है उसका। लेकिन एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी का अगर हम देखें, यहाँ पर पिरामिड देखें, तो सबसे टॉप पे हमें देखने को मिलता है, सबसे टॉप पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर हाई कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, और देन सबसे बेस लेवल पर हमें जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, यानी कि जो जिला न्यायालय वगैरह, वो हमें देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर आप बात करें कि जैसे भारत में अगर हम ये जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, तो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है। देखिए हाई कोर्ट है हमारे, हाई कोर्ट से इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राज्यों के स्तर पर है हमारे हाई कोर्ट, कि राज्यों के संबंध में जितने मामले होंगे वो हाई कोर्ट में होंगे, या फिर केंद्र सरकार सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुनेगी, नहीं। सुप्रीम कोर्ट केंद्र के मामले भी सुनवाई करेगा और स्टेट के मामले भी सुनवाई कर सकता है, वो बात अलग है, अपील के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। लेकिन जब मोस्ट कंफ्यूजन लोगों को जो रहता है वो मैं आपको बता दूं, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये सिंपल सा है कि हाई कोर्ट के अंदर ऐसी बात नहीं कि मान लीजिए अगर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो सिर्फ यूपी के ही मामले सुनेगा, नहीं। यूपी के मामले तो सुन भी सकता है, यानी कि अपने राज्य की विधि है उसके मामले तो सुन ही सकता है, उसके साथ ही वो केंद्र सरकार के मामले भी सुन सकता है। यही मतलब होता है एकीकृत न्यायपालिका का। सिंपल सी बात यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। तो ये फीचर हो गया हमारा यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी जो हमारा संविधान होता है वो। अगला है हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं जिन्हें हम कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, अभी प्रेजेंट में 3 हैं। कौन कौन सी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 सेवाएं हैं। अब ये यूनिटरी विशेषता कैसे है, आप देखेंगे ये जो तीनों सर्विसेज है ना, इन तीनों सेवाओं में जितने भी लोग होते हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर भी कर रहे हैं, इन लोगों का भर्ती और प्रशिक्षण, यानी कि इन लोगों का सिलेक्शन और इन लोगों की साथ में ट्रेनिंग, ये सारी चीजों पर कंट्रोल किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी इनके ऊपर क्या होती है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। अगर रिमूवल करना है ना इनको, अगर पूरी सर्विस से हटाना है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यानी कि अंतिम नियंत्रण किनका, इन तीनों सर्विसेज पर, केंद्र सरकार का। और जहां भी केंद्र सरकार मजबूत होगी वो यूनिटरी यानी कि हमारी एकात्मक विशेषता हो जाएगी। अगला हम बात करेंगे एकीकृत जांच लेखा मशीनरी। ये क्या मतलब है इसका, तो देखो एकीकृत जांच लेखा मशीनरी के बारे में हम बात करें तो हमारे यहाँ जो लेखा परीक्षा है ये कौन किसके द्वारा करी जाती है, सीएजी के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहली बात, राज्यों के द्वारा नियुक्त नहीं हो रहा, राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये जो राज्य सरकारें होती हैं उन राज्य सरकारों के जो लेखे होते हैं, जो खाते होते हैं, उनके लेखाओं की जांच परीक्षा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सीएजी से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट डाला जाता है ये एग्जाम में कि क्या सीएजी हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार के जो खाते होते हैं उनका ऑडिट और अकाउंटिंग करते हैं, या फिर राज्य और केंद्र दोनों का करते हैं। तो ध्यान रखेंगे केंद्र के साथ साथ राज्यों के खातों की भी जांच करते हैं हमारे सीएजी, इसलिए इनको एकीकृत बोला जा रहा है। अगली बात करी जा रही है राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। हम जानते हैं हमारी जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा को जब हम बात करते हैं कि जो हमारी राज्यसभा को विशेष शक्तियां दी गई हैं, उन विशेष शक्तियों में से ही एक शक्ति की बात करी जा रही है। वो 2 विशेष शक्तियां कौन सी हैं, एक तो राज्यसभा की विशेष शक्ति आर्टिकल 312 नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने का, इससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमारा जो यूनिटरी वाली जो विशेषता हमें वो देखनी है वो ये है कि आर्टिकल 249 के तहत हमारी जो राज्यसभा है वो विशेष बहुमत के द्वारा, राज्यसभा क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि वो राज्यों की सभा है, राज्यों से लोग आके ही वहां पर चुने गए हैं। तो जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत के द्वारा किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने के लिए ऑथराइज कर सकती है संसद को, जो कि राज्यों को बनाना चाहिए था, राज्य सूची का विषय थे। लेकिन राज्यसभा यहाँ पर आर्टिकल 249 के तहत अगर लग रहा है कि भाई ये राष्ट्रीय मामला है, इस पर कानून संसद को बनाना चाहिए, तो आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत के द्वारा उस पर कानून बनाने के लिए ऑथराइज कर सकती है राज्यसभा, जो पार्लियामेंट है उसको। ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे यूनिटरी है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हम बात करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद ये एक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी। और जो केंद्र सरकार है वो राज्यों में कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो है जो राज्यों पर केंद्र सरकार का कंट्रोल इंश्योर होता है इनके द्वारा। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बिल होते हैं उन बिल्स को भी रिजर्व कर देते हैं हमारे कौन, राज्यपाल साहब, राष्ट्रपति जी के लिए। तो इस तरह से वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। तो वहां पर जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा पावरफुल हो रही है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप देखेंगे ये लोकसभा के लिए तो राज्य जो इलेक्शन है वो करा ही रही है, उसके साथ साथ इनका ये जो अपॉइंटमेंट है कौन, प्रेसिडेंट के द्वारा करा जाएगा। उसके साथ ही लोकसभा के लिए तो ये चुनाव करा ही रहे हैं, साथ में जो आपके जो विधान सभाएं हैं उन विधानसभाओं के लिए भी चुनाव कौन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज ध्यान रखी जाएगी।
उसके बाद राज्य विधेयकों पर वीटो, मैंने आपको बता ही दिया कुछ ऐसे राज्य विधेयक होते हैं जो अगर राज्यपाल के द्वारा उनको रिजर्व कर दिया गया राष्ट्रपति के लिए, तो फिर राष्ट्रपति का पूरा अधिकार हो जाता है उनको अनुमति देनी है कि नहीं होती देनी। वहां पर यह बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति उनको अनुमति दें कि ना दें। तो यहां भी हमारी केंद्र सरकार जो है हमें मजबूत देखने को मिल जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन है पॉलिटी में, जहां भी महत्वपूर्ण कथन आ जाएं वो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में। आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो मिलान कर लिया जाएगा कितने सही सुमेलित हैं ये पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको अगर मेंस में अपने आंसर राइटिंग में हम इनको कोट करेंगे तो वो एक ऑथेंटिसिटी हमारे आंसर में बनेगी। वहां पे क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कथन है भारतीय संविधान का जो विशेषता है हमारी, कौन सी विशेषता, जो यूनिटरी यानी कि जो मॉडल है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केसी वेयर साहब बोलते हैं कि भारतीय संविधान है वो अल्पसंघीय संविधान है, यानी कि ना तो पूरी तरह से संघीय है ना पूरी तरह से एकात्मक है, अल्पसंघीय है। ग्रेनमैन ऑस्टिन साहब क्या बोलते हैं कि सहकारी संघ व्यवस्था है, ये बोलते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के सहयोग और समन्वय के द्वारा आगे बढ़ रहे होते हैं। इन्होंने ये चीज बोली है। के संथानम साहब क्या बोलते हैं, भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्था का देश है, फिर भी केंद्र और जो राज्य हैं अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय तरीके से कर सकते हैं। ये अगर स्टेटमेंट कभी हमें एग्जाम में पूछ ले तो हमें बताना होगा कि के संथानम साहब इस चीज को बोलते हैं। आइवर जेनिंग्स क्या बोलते हैं, आइवर जेनिंग्स कहते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में कि मजबूत केंद्र वाला संघ है, यानी कि केंद्र सरकार को ज्यादा ताकतें दी गई हैं और मजबूत केंद्र वाला जो है हमारा केंद्र वाला संघ है हमारा ये। मॉरिस जोन्स साहब बोलते हैं कि सहमति वाला संघ है, यानी कि सहमति से बनाया गया संघ है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी एसआर बॉम्बे केस में बोला गया कि संविधान का जो संघीय यानी कि संविधान हमारा जो संघीय है ये होना हमारा मूल विशेषता है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है ना। एसआर बॉम्बे 1994 में जो केस आता है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस चीज को अडॉप्ट करा गया। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो ये पूरा टॉपिक था, इस पूरे टॉपिक को हमने कवर कर लिया। हमने ये भी देख लिया क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या क्या हमारे पोटेंशियल हो सकते हैं, कितने कितने क्वेश्चन बनने के चांस हो सकते हैं। कंपैरिजन भी करा हमने वेरियस हमारे जो कंट्रीज हैं उनके साथ में, और एक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी समझा। और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।